गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोगों ने 2 चैप्टर का रिवीजन कर लिया। फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन एंड सेकंड चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे थर्ड चैप्टर के बारे में, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग या अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ऑलरेडी मैं आप लोगों को डिस्कस कर चुका हूँ। आज मैं समराइज फॉर्म में बता दूंगा कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं, क्या होते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मतलब है कि गाइडलाइंस या रूल्स एंड रेगुलेशन जो कि बताती हैं कि अकाउंटिंग कैसे हमें करनी है। ठीक है, तो मतलब है कि जो हमारी अकाउंटिंग है, ठीक है, उस अकाउंटिंग को करने के लिए हमें क्या वे करना है, क्या वे फॉलो करने हैं, क्या रूल्स फॉलो करने हैं, वो हमें बताता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल बताते हैं। ठीक है, तो मतलब है कि एक्सपीरियंस के थ्रू बहुत सारे प्रिंसिपल्स जनरेट किए गए हैं जिनको डिवाइड किया गया कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन में। कॉन्सेप्ट क्या है कि कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो किसी भी पर्सन के लिए सेम होते हैं, चाहे वो आपका ए का बिजनेस हो चाहे वो बी का बिजनेस हो, मतलब सभी बिजनेस के लिए कॉन्सेप्ट सेम होंगे। बट जो कन्वेंशन है वो कन्वेंशन एज पर द नीड उनको चेंज किया जाता है। ठीक है, एज पर द नीड चेंज किया जा सकता है, ऑर्गेनाइजेशन बाय चेंजेस किए जा सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ प्रिंसिपल से लेते जा रहे हैं। सबसे पहला आता है प्रिंसिपल होता है सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी या बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट या सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट का मतलब है कि अकॉर्डिंग टू सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट बिजनेस एंड ओनर आर ट्रीटेड सेपरेट पर्सन। ओनर्स एंड बिजनेस आर ट्रीटेड सेपरेट। दोनों को ही अलग अलग माना जाता है। ओनर को और बिजनेस को दोनों को डिफरेंट अटेंड किया जाएगा, डिफरेंट ट्रीट किया जाएगा कि ये अलग है और ये अलग है। इसी वजह से अकॉर्डिंग टू सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या किया जाता है कि जो ओनर पैसा लगाता है बिजनेस में उसको हम एक प्रकार से लायबिलिटी ट्रीट करते हैं, एक प्रकार से बिजनेस की लायबिलिटी ट्रीट करते हैं। इसलिए उसको जब हम बिजनेस की बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसके जो एक साइड होती है लायबिलिटीज और एक साइड होती है एसेट्स, तो ओनर ने जो पैसा लगाया है वो पैसा लायबिलिटी साइड में एज ए कैपिटल के नाम से दिखाते हैं, कैपिटल या इक्विटी। ठीक है, याद रखिएगा, अगर नॉन बिजनेस है तो कैपिटल होगा और कंपनी बिजनेस है तो इक्विटी होगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट ये बोला जाता है कि ओनर और बिजनेस दोनों अलग हैं। दैट्स वाई ओनर का जो पैसा है वो लायबिलिटी ट्रीट किया जाएगा बिजनेस की, इसलिए उसे लायबिलिटी साइड में शो किया जाता है। सेम अब ओनर ने पैसा लगाया तो उसको कैपिटल और लायबिलिटी साइड में मानते हैं। सेम अगर वो बिजनेस में पैसा निकालेगा तो उसको ड्राइंग ट्रीट किया जाएगा, उसको ड्राइंग ट्रीट किया जाएगा। और ड्राइंग का मतलब उसने अपना पैसा निकाल लिया है तो उसका जो पैसा लगा उसमें से उसको कम कर देंगे। तो याद रखिएगा, सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही होता है कि बिजनेस और ओनर दोनों अलग अलग माने जाते हैं और ओनर का जो पैसा है वो भी क्या माना जाता है, एज ए लायबिलिटी ट्रीट किया जाता है। तो ये आपका सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट बताता है कि अगर ओनर ने कोई पैसा लगाया तो उसको कैपिटल मानते हैं और अगर वो पैसा निकालेगा तो उसको ड्राइंग मानेंगे। कैपिटल पे इंटरेस्ट फर्म देगी ओनर को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इस पे ये देगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, ये सभी चीजें सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग की जाती हैं। ठीक है, फिर आपका आता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट बोलता है कि ट्रांजैक्शन जो है वही रिकॉर्ड करने चाहिए जो कि फाइनेंशियल नेचर के हों, जो फाइनेंशियल नेचर के हों। फाइनेंशियल नेचर का मतलब है कि वो हमारे इकोनॉमिक नेचर के हों और वो हमारी इकोनॉमिक फाइनेंशियल वैल्यू को चेंज करते हों। अगर कोई भी ट्रांजैक्शन हमारी फाइनेंशियल वैल्यू को चेंज नहीं कर रहा है तो वो हमारा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 2 लोगों के बीच में झगड़ा हो गया, वो हमारे फाइनेंशियल चीज को चेंज नहीं कर रहा है, फाइनेंशियल टर्म को चेंज नहीं कर रहा है, वो फाइनेंशियली हमारी बिजनेस को इम्पैक्ट नहीं कर रहा है, तो उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। स्ट्राइक हो गई, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, स्ट्राइक कर देते हैं एम्प्लॉय, वो उसको भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे फाइनेंशियल टर्म में वो नहीं है। ठीक है, या फिर वो इकोनॉमिक या फाइनेंशियली जो हमारा ट्रांजैक्शन है, ये जो हमारी फाइनेंस है उसको रिप्रेजेंट या उसको इम्पैक्ट नहीं कर रहे हैं। दूसरा है अगर ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल नेचर का भी है, ठीक है, बट अगर उसे आप मनी के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, मनी के टर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, तब भी आप उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आप एक बिल्डिंग खरीदी आपने, ठीक है, तो एक बिल्डिंग खरीदी तो ये आपका फाइनेंशियल नेचर का ट्रांजैक्शन है, बट ये आपका मनी के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है। ये मनी के फॉर्म में रिप्रेजेंट तब होगा जब आप कहेंगे कि हमने
10 लाख रुपए की बिल्डिंग खरीदी, तो 10 लाख रुपए की बिल्डिंग क्या है, फाइनेंशियल नेचर का भी है, आपका फाइनेंस पे इम्पैक्ट पड़ेगा और साथ ही साथ उसको मनी के टर्म में भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, अकॉर्डिंग टू मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट आपका ट्रांजैक्शन जो आपके फाइनेंशियल नेचर का होना चाहिए, साथ ही साथ उसे मनी के टर्म में रिप्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, फाइनेंशियल होना चाहिए, और अगर वो नंबरिंग में है तो नंबरिंग रिकॉर्ड नहीं होती है, मनी के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ठीक है, तब उनको आप रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, फिर आपका आता है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट कहता है आपका कि जो भी आप प्रोसीड्योर मेथड्स जो भी आप फॉलो कर रहे हैं, आप उनको ईयर बाय ईयर सेम रखिए। ऐसा नहीं कीजिए कि आप ईयर बाय ईयर उनको चेंज करते जाएं। मतलब बिजनेस कहता है कि आपने जो भी मेथड फॉलो कर रहे हैं, आप जो भी प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, कम से कम आप उनको कुछ ईयर तक फॉलो करके रखिए, जिससे कि अगर आप उनको सेम मैनर में रखेंगे, कंसिस्टेंट रखेंगे, उसकी वजह से आप अपने ऑर्गेनाइजेशन कंपेरिजन कर सकते हैं खुद से भी और किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से भी कंपेयर कर पाएंगे। अगर आप ईयर बाय ईयर चेंज करते रहते हैं तो आप खुद से भी कंपेयर नहीं कर पाएंगे और दूसरे इंस्टीट्यूट से भी कंपेयर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट कहता है कि आपको अपनी जो भी मेथड प्रोसीजर जो भी फॉर्मूले यूज करने हैं, आप उनको कुछ समय तक कंसिस्टेंट रखिए, उनको ज़्यादा चेंजेस मत कीजिए। जैसे कि डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करने के मेथड होते हैं बहुत सारे, तो आप ऐसा मत कीजिए कि आप ईयर बाय ईयर डेप्रिसिएशन के मेथड को जो है वो चेंज करते रहें। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि अगर डेप्रिसिएशन का मेथड कोई फॉलो कर रहे हैं तो कम से कम उसको 2 साल 5 साल तक फॉलो करके देखिए। अगर उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है तो फिर दूसरा मेथड अप्लाई कीजिए। ठीक है, सेम इसी तरह का होता है स्टॉक का वैल्यूएशन का होता है, जो स्टॉक का वैल्यूएशन किया जाता है। जैसे कि एक होता है लिफो मेथड, फीफो और हीफो मेथड। ठीक है, अब आप क्या करें कि एक बार लिफो से वैल्यूएशन कर रहे हैं, एक बार फीफो से, एक बार हीफो से, तो क्या होगा, आप कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि आप कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट क्या करने ये है, अकॉर्डिंग ये है कि आप जो भी वैल्यूज, जो भी फॉलो, जो मेथड है, जो भी प्रोसीजर है, आप जो भी फॉलो करना चाहते हैं, उनको कम से कम आप क्या कीजिए, उनको कांस्टेंट रखिए कुछ ईयर्स तक। ठीक है, जिसकी वजह से आपका रिजल्ट जो है वो बेटर रिप्रेजेंट कर पाएगा। ठीक है, कंसिस्टेंट रखेंगे तो आप कंपैरिजन कर पाएंगे, आप किसी को रिस्पॉन्सिबल भी ठहरा पाएंगे, जिसके थ्रू आप परफॉर्मेंस भी अपने अच्छे से अचीव कर पाएंगे कि आपकी परफॉर्मेंस क्या रही। ठीक है, फिर आपका आता है ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट आपका बोलता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन होता है उसके 2 साइड होती हैं। एक साइड अगर डेबिट है तो उसका दूसरा साइड अल्टीमेटली उसका क्रेडिट होगा ही होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, अकाउंटिंग में किसी भी ट्रांजैक्शन का 2 साइड होता है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। मतलब कि डेबिट जितना होगा उतना ही क्रेडिट भी होगा, मतलब डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू द क्रेडिट। ठीक है, तो ये इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बोला जाता है कि जो हमारी एसेट्स हैं वो ऑलवेज इक्वल टू दी कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। कैपिटल और लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, वो एसेट का बैलेंस डेबिट होता है। तो आपका ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बोला जाता है कि किसी भी ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। उसी एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग बोला जाता है कि एसेट जो होती है वो हमारी कैपिटल प्लस लायबिलिटी के बराबर होती है, या फिर इसी इक्वेशन को बोल सकते हैं कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी, लायबिलिटी इक्वल टू एसेट माइनस कैपिटल। ठीक है, तो इस तरीके से तो ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट आपका बोलता है कि किसी भी ट्रांजैक्शन के 2 साइड होते हैं, एक साइड डेबिट तो एक साइड क्रेडिट। ठीक है, और ये 2 साइड ही होते हैं, और याद रखिएगा कि हर एक एंट्री में, हर एक ट्रांजैक्शन में ये 2 साइड का होना मस्ट है, कंपलसरी है। ये 2 साइड होंगे ही होंगे। अगर ये 2 साइड नहीं है तब फिर आपका ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं किया जाएगा। इसी के अकॉर्डिंग ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये भी बोला जाता है, इसको डबल एंट्री सिस्टम भी बोला जाता है। डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम में होता है कि आप क्या करते हैं, आप दोनों साइड को रिकॉर्ड करते हैं, एक डेबिट साइड को भी और क्रेडिट साइड को भी। अगर आपने एक को निगलेक्ट कर दिया, अगर सपोज आपने इसको हटा दिया, तब फिर आपका क्या बन जाएगा, ये केवल एक है तो सिंगल एंट्री सिस्टम। या फिर आपने डेबिट को लिखा दिया, क्रेडिट को हटा दिया, तो फिर क्या बन जाएगा, सिंगल एंट्री सिस्टम। तो मतलब है कि अगर आप
किसी ट्रांजैक्शन के एक एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करते हैं तो वो सिंगल एंट्री सिस्टम कहलाता है, बट अगर आप दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करते हैं तो वो डबल एंट्री सिस्टम होता है। तो ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट आपका बोलता है कि किसी भी ट्रांजैक्शन के दो साइड होते हैं और हमें बोथ साइड आर टू बी रिकॉर्डेड, हमें दोनों साइड रिकॉर्ड करने पड़ते हैं, इस चीज को बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, और इसी के मेथड के अकॉर्डिंग डबल एंट्री सिस्टम के बेस पे ये क्वेश्चन बनती है, एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अगर सिंगल एंट्री सिस्टम होगा तो ये आपकी इक्वेशन कभी भी नहीं बनेगी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही आपकी ये इक्वेशंस बनती हैं। ठीक है, अब आपका एक आता है, नेक्स्ट आपका कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या कहता है? अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट आपका बोलता है कि कोई भी बिजनेस है, अगर उसे अपनी परफॉर्मेंस चेक करनी है, अपनी पोजीशन चेक करनी है, तो उसे एक इंटरवल टाइम पे, एक लिमिटेड इंटरवल पे क्या करना होगा, अपनी पोजीशन चेक करनी होगी कि वो किस पोजीशन पे है, किस परफॉर्मेंस पे है। अगर मान लीजिए कि हम कुछ भी ना करें तो हमारी बिजनेस की जो पोजीशन है, अगर हम नॉर्मली जानेंगे तो किसी भी बिजनेस की क्या परफॉर्मेंस है, क्या उसकी पोजीशन है, वो पता चल जाती है जब बिजनेस एंड होता है, जब बिजनेस क्लोज किया जाता है। बट क्या है, बिजनेस अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट, क्या गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट आपका है, उसके अकॉर्डिंग क्या बोला जाता है कि वो अपना लॉन्ग टर्म तक चलेगा। इस वजह से क्या है कि अगर एक कोई बिजनेस चल रहा है और अगर हम उसका एक टाइम इंटरवल पे प्रॉपर मूल्यांकन ना करें, प्रॉपर उसका एवल्यूशन ना करें, तो हमें नहीं पता चलता कि वो परफॉर्मेंस कर रहा है या फिर वो उसकी पोजीशन क्या चल रही है। तो इसी वजह से कोई भी बिजनेस है उसके लिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ने बोला है कि आपको एक सेम पीरियड एक फॉलो करना होगा, एक इंटरवल पीरियड फॉलो करना होगा और उस पर आपको अपनी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना होगा। तो इसलिए क्या बोला जाता है, एक अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर एक हमें अकाउंटिंग पीरियड फॉलो करना होता है, जिसको स्टार्ट करते हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। इसके बीच में पता चल जाता है कि एक साल में उस बिजनेस ने क्या परफॉर्मेंस दिखाई, क्या उसकी पोजीशन है। ठीक है, यही चीज़ है कि हमें अपने बिजनेस की पोजीशन जो है वो ट्रू पोजीशन तो पता चल पाएगी तब जब बिजनेस को बंद करेंगे, बट हमें रेगुलर बेसिस पे अगर चाहिए कि पोजीशन क्या चल रही है, परफॉर्मेंस क्या चल रही है, तो हमें अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट फॉलो करना पड़ेगा। एक टाइम इंटरवल पे अपनी बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। एक एक्सपेंसेस और इनकम का डिफरेंस देखना पड़ेगा कि कौन सा ज़्यादा इनकम ज़्यादा हो रही है या फिर एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट बोलता है। और याद रखना, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट इसीलिए फॉलो किया गया क्योंकि अगर आप एक पीरियड फॉलो नहीं करते, आप एक साल में आप परफॉर्मेंस नहीं निकालते, तो आपका क्या होगा, जब सीधे बिजनेस बंद होगा तो आपको बहुत देर हो जाएगी ये पता करने में कि आपका बिजनेस बंद क्यों हो गया। वो ऐसे में क्या है कि आप ईयर बाय ईयर चेक करते रहोगे कि आपकी परफॉर्मेंस क्या चल रही है। अगर डाउन होगी तो आप उसको ऊपर करेंगे और अगर ज़्यादा अच्छी जा रही तो और उसको इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, दूसरा आपका आता है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट आपका ये बोलता है कि कोई भी बिजनेस है वो शॉर्ट पीरियड के लिए रन नहीं किया जाता है, हमेशा ये ऑब्जेक्टिव रखा जाता है कि वो आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए रन किया जाएगा। इसलिए जब लॉन्ग टर्म के लिए रन किया जाएगा तो बिजनेस में जो भी चीज़ें उन सबको रिकॉर्ड किया जाता है, रिकॉर्ड प्रॉपर मेंटेन करके रखा जाता है। अगर आपको पता चल जाए कि आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म तक नहीं है तो फिर रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। तो किसी भी चीज़ का रिकॉर्ड आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपका बिजनेस क्या है, वो लॉन्ग टर्म के लिए रन करेगा। अगर आपका बिजनेस शॉर्ट टर्म के लिए होता तो आपको रिकॉर्ड करने की कोई जरूरत फिर नहीं पड़ती। तो याद रखिए कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही चीज़ों को आप रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि बिजनेस लॉन्ग टर्म का है तो आपको चीज़ों को लिख करके रिकॉर्ड करके रखना जरूरी है, क्योंकि फ्यूचर में इसकी नीड पड़ेगी। इसी वजह से रिकॉर्ड करते हैं। तो वैल्यू को जो रिकॉर्ड करने का तरीका है कि आप एसेट को क्या करते हैं, उनकी हिस्टोरिकल वैल्यू पर रिकॉर्ड करते हैं, मतलब उनकी बुक वैल्यू पर रिकॉर्ड करते हैं, ना कि उनकी मार्केट वैल्यू पे। ठीक है, ये चीज़ है। फिर आपका आता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट का मतलब आपका यहाँ पे ये है कि जो भी आपकी प्रॉफिट आई है, जो भी आपकी रेवेन्यू है, अगर आप रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो साथ ही साथ उस रेवेन्यू को जनरेट करने में क्या आपका एक्सपेंसेस हुआ है उसको भी आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब है कि उस ईयर के रेवेन्यू को जनरेट करने में जो एक्सपेंसेस हुए हैं उनको आपको रिकॉर्ड करना होगा। ठीक है, उनको भी रिकॉर्ड करना होगा साथ साथ। खाली ये नहीं कि आपने बिजनेस में केवल अपने रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर लिया और एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि जब रेवेन्यू और एक्सपेंस दोनों रिकॉर्ड करेंगे तभी आपको पता चल रहा है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस। ठीक है, तो इसी वजह से क्या होता है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो होते हैं
वो उसी पीरियड के होते हैं, उस ईयर की उनकी रेवेन्यू होती है, तो इसलिए उनको रिकॉर्ड करते हैं। बट प्रीपेड का मतलब होता है कि आपने अभी से पे कर दिया है फ्यूचर के लिए, तो फ्यूचर का एक्सपेंस वो अभी का नहीं है। तो इसलिए देखिए, मान लो कि आपने अभी किसी से काम करा लिया बट उसका अभी तक पेमेंट नहीं कराया, तो देखिए इसका जो बेनिफिट मिला वो इस ईयर में मिल गया है, तो इसलिए हम इस ईयर की जब रिवेन्यू है तो इसका एक्सपेंस जो है वो भी रिकॉर्ड करेंगे। तो ये जो हमने पेमेंट नहीं किया वो बन जाएगा आउटस्टैंडिंग, तो इसको भी रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, एक है कि आपने आज रिचार्ज कर दे, आपने आज पेमेंट कर दिया 1 साल बाद का, तो वो जो बेनिफिट उससे मिलेगा वो 1 साल के बाद मिलेगा। तो इसलिए जो हमने पेमेंट किया उसको इस ईयर रिकॉर्ड नहीं करेंगे, उसको तब रिकॉर्ड करेंगे जब उसका बेनिफिट मिलेगा, जब उसका रेवेन्यू मिलेगा तभी हम उसका एक्सपेंस भी रिकॉर्ड करेंगे। तो इसलिए प्रीपेड एक्सपेंसेस को कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते हैं। प्रीपेड एक्सपेंस को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं एक्सपेंस से और उसको फिर दिखाते हैं एसेट में, क्योंकि उसका बेनिफिट क्या हमें लॉन्ग टर्म पे मिलेगा। ठीक है, तो याद रखना अकॉर्डिंग टू मैचिंग कॉन्सेप्ट ही आउटस्टैंडिंग को आप रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग हमारे करंट ईयर का होता है और वो उसका बेनिफिट हमें मिल चुका होता है उसी करंट ईयर में। प्रीपेड एक्सपेंस को रिकॉर्ड नहीं करते हैं क्योंकि उसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलेगा, इसलिए जब बेनिफिट उसका फ्यूचर मिलेगा तो उसके एक्सपेंस को भी फ्यूचर में ही रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, सेम इसी तरीके से आप क्या आते हैं, प्रीपेड है, सॉरी प्रीपेड तो हो गए, अक्रूड इनकम है और रिसीव्ड इन एडवांस है। अक्रूड इनकम मतलब है कि आपने काम कर दिया है बट अभी तक आपको पैसा नहीं मिला है, तो देखिए आपका रेवेन्यू इसी तरह का है तो आप उसको भी रिकॉर्ड करेंगे। बट रिसीव्ड इन एडवांस आपको अगर पहले से मिल जाए तो अगर जब आप उसका काम करेंगे तो उसको तब की ही इनकम मानेंगे। ठीक है, तो ये चीजें हैं आपकी। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट आपका ये बोलता है, नॉर्मली सिंपल सा है कि आपके जो रेवेन्यूज हैं उनको रिलेटेड जो एक्सपेंसेस हैं आप उनको भी रिकॉर्ड कीजिए। ठीक है, तो रेवेन्यू साथ साथ उनके एक्सपेंसेस दोनों को ही रिकॉर्ड करना होता है। ओके, फिर आपका एक आता है हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये बोलता है आपका कि जितनी भी एसेट्स हैं आप उनको बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड कीजिए, बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड कीजिए। अगर कोई डेप्रिसिएशन है तो उस डेप्रिसिएशन को माइनस कर दीजिए, इस पे रिकॉर्ड कीजिए। मार्केट वैल्यू पे कभी भी रिकॉर्ड नहीं कीजिए। मार्केट में क्या रेफरेंस चल रहा है, क्या वैल्यू चल रही है, आप उसको रिकॉर्ड मत कीजिए, क्योंकि मार्केट की जो वैल्यू है वो जो रेफरेंस है ये हम इसलिए रिकॉर्ड नहीं करते क्योंकि हमारा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट बोलता है कि आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म पे चलेगा है। जब लॉन्ग टर्म पे चल रहा है तो हमें अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चलना है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि कॉस्ट कॉन्सेप्ट बोलता है कि आपको एसेट को डेप्रिसिएशन माइनस करके दिखाना है और मार्केट वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, दूसरा है अगर आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यूज हैं तो इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यूज वगैरह हैं उनको आप क्या कर सकते हैं, उनको आप फुटनोट में दिखा सकते हैं, उनको आप फुटनोट के जरिए दिखा सकते हैं। ठीक है, ये चीजें हैं, मैचिंग कॉन्सेप्ट हो गया। फिर एक आता है आपका रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट। मैचिंग और रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन दोनों आसपास ही रहते हैं। ठीक है, रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन में भी क्या होता है कि जो रिवेन्यू है वो जिस ईयर का है उसे हम उसी ईयर में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, अगर वो किसी दूसरे ईयर का है तो उसे उसी ईयर में रिकॉर्ड करने जाएंगे। तो रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन का मतलब है कि आपका जिस दिन ट्रांजैक्शन हो गया है, ठीक है, मतलब है कि आपकी किसी भी गुड्स एंड सर्विस की ओनरशिप जब ट्रांसफर हो गई है, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है या फिर ट्रांजैक्शन अकर्स हो गया है, हैपेंड हो गया है, तो उसी दिन उसको रिवेन्यू आप मान लेंगे। ठीक है, तो मतलब है कि उसी दिन आप उसको रिवेन्यू मान लेंगे, इसलिए आपका जब आपका ट्रांजैक्शन हुआ है आप उसी ईयर में उसको रिकॉर्ड करेंगे। अगर ट्रांजैक्शन जैसे आपने 15 जुलाई को किया है, ठीक है, बट जो उसकी ओनरशिप है उसकी ट्रांजैक्शन आपने उसको कर दिया 20 जुलाई को, बट जो उसका अमाउंट मिल रहा है वो अमाउंट मिल रहा है नेक्स्ट ईयर में। देखिए अमाउंट मिलेगा नेक्स्ट ईयर में, बट ये इनकम किस ईयर की, इसी ईयर की। तो इसलिए रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बोला जाता है कि जिस दिन आपकी ओनरशिप ट्रांसफर होगी गुड्स एंड सर्विसेज की, जिस दिन ट्रांसफर होगी वो जिस ईयर में आ रहा है हम उसी ईयर में उसको रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, हम किसी दूसरे ईयर में उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ओके, फिर एक आपकी कन्वेंशन रह जाती हैं, जैसे कि एक कन्वेंशन है फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर ये आपका ब्रीफ में बता रहे हैं, इसलिए आपको छोटा छोटा बता रहे हैं, अगर डिटेल में पढ़ना तो आप प्रीवियस वीडियो देखिएगा। फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन आपकी बोलती है कि आपके बिजनेस में जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, आप उसको फुल्ली डिस्क्लोज कीजिए। डिस्क्लोज करने का ये भी मतलब नहीं है कि आप अपने सीक्रेट डिस्क्लोज कर दीजिए, आप अपनी वो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कीजिए जो किसी यूजर्स के लिए अप्रोप्रिएट हो।
अगर कस्टमर है तो कस्टमर को जो जो इन्फॉर्मेशन नीडेबल है आप खाली उसको वही प्रोवाइड कीजिए कि आपकी गुड्स की सर्विसेज क्या है, आपकी उसकी क्वालिटी क्या है, ये सब उसको प्रोवाइड कीजिए। आप उसको ये मत बताइए कि आपके मैनेजमेंट में कौन डिसीजन लेता है, क्योंकि मैनेजमेंट में डिसीजन कौन लेता है वो कस्टमर के रिलेशन में नहीं है, कस्टमर के इंटरेस्ट में नहीं है। सीधे गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट का है, टैक्स अथॉरिटीज का है, जो भी चीजें हैं, जो डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग आप इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड कीजिए। आप कभी भी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज मत कीजिए, पर हाँ ये है कि जो इंटरेस्टेड यूजर्स हैं उनके अकॉर्डिंग आप इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड कीजिए। जैसे कि अगर कोई आपकी कंटिजेंट लायबिलिटीज है, मतलब कि ऐसी लायबिलिटी जो सडनली अकर्ड हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, तो उसको कंटिजेंट लायबिलिटीज कहते हैं। मतलब कि आप उसका पेमेंट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो उनको क्या करेंगे, आप उनको फुटनोट देकर दिखा देंगे, नीचे फुटनोट दे देंगे और लिख देंगे इतने रुपए की कंटिजेंट लायबिलिटीज है। अगर मान लीजिए आपके इन्वेस्टमेंट की कोई वैल्यू जा रही है, मार्केट वैल्यू कोई हाई हो रही है, आपको उसको भी दिखाना है कि हमारा इन्वेस्टमेंट इतना हाई आ रहा है। पर देखिए रिकॉर्ड तो इन्वेस्टमेंट किस पे करेंगे, हम बुक वैल्यू पे ही रिकॉर्ड करेंगे, बट अगर उसकी मार्केट वैल्यू कुछ चल रही है तो आप क्या कर सकते हैं, उसको फुटनोट दे करके दिखा सकते हैं। तो मतलब है, और साथ ही साथ है आप कोई मेथड चेंज कर रहे हैं, आप कोई स्टॉक का मेथड चेंज कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज कर रहे हैं, उसको भी आप डिस्क्लोज करके दिखा दें, जिससे कि जो आपके यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है उनको क्लियरली पता चल जाएगा कि आपकी अकाउंटिंग में क्या क्या इन्फॉर्मेशन चेंज हो रही है और क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट कन्वेंशन आपकी बोलती है कि आपको सभी इन्फॉर्मेशन अपनी शेयर करनी है, एक्सेप्ट आपका जो सीक्रेट है वो शेयर नहीं करना है, और अकॉर्डिंग टू यूजर्स आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। ठीक है, फिर आपका एक कॉन्सेप्ट आता है कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस। कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस कॉन्सेप्ट आपका ये बोलता है कि जो भी आपके स्टॉक्स वगैरह हैं, ठीक है, जो भी आपके मटेरियल्स हैं, आप उनको कैसे रिकॉर्ड करेंगे। तो स्टॉक को कंजर्वेटिव प्रिंसिपल बोलता है आपका कि जो स्टॉक है उसको आप बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू इनमें से जो सबसे कम है आप उस पर उसको रिकॉर्ड करेंगे। मतलब है कंजर्वेटिव प्रिंसिपल ही आपका बोलता है कि जो आपका स्टॉक है या जो आपका स्टॉक की जो वैल्यूज हैं, अगर उसकी बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों दी हैं, इनमें से जो कम होगा आप उसको उस पर रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, कंजर्वेटिव प्रिंसिपल ये बोलता है। ठीक है, दूसरा आपका लास्ट रह जाता कन्वेंशन है आपकी मटेरियलिटी। मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट आपका कन्वेंशन आपकी बोलती है कि आपके जो रिलेटेड ट्रांजैक्शन है या जो इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है, इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन को हेडिंग दे करके लिखिए, बट कुछ ट्रांजैक्शन जो अनइम्पॉर्टेंट होते हैं तो या तो उनको नेगलेक्ट कर दीजिए या फिर उनको किसी के साथ मर्ज करके लिख दीजिए, उनको जोड़ के साथ लिख दीजिए, या फिर उनका एक ग्रुप बना करके और फिर आप उनको ट्रांजैक्शन नाम पे लिख सकते हैं। तो मतलब है कि इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन को सेपरेटली लिख दीजिए, जो अनइम्पॉर्टेंट है या तो उनको किसी एक के साथ मर्ज कर दीजिए या फिर उनका एक ग्रुप बना करके उनको लिख सकते हैं, या फिर उनको टोटली नेग्लेक्ट कर दें। जैसे कि हमारे स्कूल में है जो ट्रांजैक्शन फीस का है, टीचर्स की सैलरी का, ये सब क्या इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है, तो इनको सेपरेट रिकॉर्ड करेंगे। अब जैसे स्कूल में पेंसिल आती होगी, स्केच आते होंगे, मार्कर आते हैं, ये क्या मेजर ट्रांजैक्शन नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, इन एक्सपेंसेस को एक साथ मर्ज करके लिख सकते हैं। जैसे कि स्टेशनरी, जैसे हम बोल देंगे स्टेशनरी का इतना खर्चा हुआ। तो यही चीज़ है कि जो अनइम्पॉर्टेंट ट्रांजैक्शन होते हैं उनको आप ग्रुप वाइज करके लिख सकते हैं, जिससे कि आपके ऊपर बर्डन ना पड़े। क्योंकि अगर आप सभी ट्रांजैक्शन अलग अलग लिखेंगे तो जो अकाउंटेंट है वो 4 पेंसिल, 5 पेंसिल, 2 स्केल ये सब आएंगे, इतना बर्डन लिखने में उसको बहुत प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो ये आपके प्रिंसिपल थे, कॉन्सेप्ट थे। ठीक है, आप इनको अच्छे से पढ़िएगा और आपका एग्जाम है, ठीक है, आप लोग अच्छे से एग्जाम दीजिएगा।